नाज़रीन, अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशल होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल वोट करने जा रही है गजा के फ्यूचर के हवाले से, मामला जो किस तरफ जाएंगे, और ये वो रेजोल्यूशन है उस पर वोट होने जा रहा है जिसमें फलस्तीनी रियासत शामिल है, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ पीस भी शामिल है, जिसको रशिया रिजेक्ट कर रहा है, जिसको चाइना रिजेक्ट कर रहा है, तो फलस्तीनी रियासत एक तरफ शामिल है, तो उस पर वोटिंग होने जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो एमबीएस, इसी दरमियान जब अमेरिका पहुंच चुके होंगे और अगले 48 घंटों के अंदर ही उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ होने जा रही है। बहुत ही गैर मामूली दौरा है, और अब ट्रंप ने खुद ये कह दिया है कि F-35 की जो डील है वो ऑन टेबल है। तो अगर ये F-35 सऊदी अरेबिया को दे दिए जाते हैं तो ये एक बड़ा शिफ्ट होगा बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से रीजन में। और नबी बैरी जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त खुलकर रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं, और जो लेबनीज गवर्नमेंट है यानी प्रेसिडेंट वो बहुत ज्यादा आइसोलेट हैं, क्योंकि पब्लिक भी रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, नबी बैरी भी रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं, और अरब स्ट्रीट भी रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है। तो दरमियान में जो प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिकन प्रेशर में रेजिस्टेंस को डिसआर्म करने जैसी गलती जब वो करना चाह रहे हैं तो उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नबी बैरी ने कहा कि मुकम्मल लेजिटिमेसी रेजिस्टेंस के पास है कि वो जब इजराइल को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। तो और साथ उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा क्राइसिस है ये लेबनान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्राइसिस उन्होंने इसको करार दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो कोल्ड वॉर है वो तेजी के साथ अनफोल्ड हो रही है अगेंस्ट चाइना, जिसमें बहुत सारी चीजें एट द रैपिड पेस और आप कह लें कि बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर हो रही हैं चाइना की कंटेनमेंट के अंदर। अब आप देखिए कि वो चाइनीज कंपनीज को जो है वो बैन कर रहे हैं। अब हो इस तरह से नाज़रीन के जब वो चाइना को कंपीट करने में बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं, और उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिन्होंने फॉर डेकेड्स एंड मोर देन अ सेंचुरी दुनिया के ऊपर रूल किया है अपनी टेक्नोलॉजी के शाकार से, और इसमें कोई डाउट नहीं है उन्होंने रूल किया है। तो अब जब चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज कंपनीज उनकी कंपनीज को शिकस्त दे रही हैं, उनको पिछाड़ रही हैं, तो अब जो है वो चाइना को यानी कि मैदान से ही बाहर कर देना चाहते, बैन कर देना चाहते हैं। और अब देखिए फॉर डेकेड्स एंड फॉर सेंचुरी उन्होंने जनाब अली अराउंड द वर्ल्ड उनकी कंपनीज ने, उनकी गवर्नमेंट्स ने इंटरवेंशंस की और कहा कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, फलां होना चाहिए। ये सारा वो कॉन्सेप्ट जब वो दुनिया भर में देते रहे, क्योंकि आगे से उनकी कंपनीज के मुकाबले में कोई पहलवान नहीं था, तो वो जहां भी गए उनकी कंपनीज ने रूल किया। तो अब जब चाइनीज कंपनीज ने उनकी कंपनीज को पिछाड़ दिया है तो अब वो कह रहे हैं फ्री ट्रेड, उस पर वो पीछे हट रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जब वो पीछे हट रहे हैं, ओपन मार्केट के कॉन्सेप्ट से जब वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, खुद अपने बनाए गए उसूलों से जब वो पीछे हट रहे हैं, और कंपटीशन को छोड़कर कोल्ड वॉर मेंटालिटी के अंदर आ रहे हैं, चाइना को वैसे ही बैन कर रहे हैं, यानी मार्केट में आकर कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है। और दहाइयों तक उन्होंने इकलौते रूल किया है और ये सबक भी दिया है कि कंपटीशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आगे से जब बराबर का पहलवान आया है तो अब कह रहे हैं नहीं, ये फ्री ट्रेड अच्छी चीज नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज नहीं है, ये ओपन मार्केट अच्छी चीज नहीं है, ये चाइनीज कंपनीज तो है जो वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही हैं, ये मिलिट्री के लिए काम कर रही हैं। तो जर्मनी, यूरोप, टेस्ला, अमेरिका, ये सारे जो है वो क्या इकदाम चाइना के खिलाफ उठा रहे हैं। बड़ी बैटल चाइना के खिलाफ इस वक्त छिड़ चुकी है और बड़ी तेजी के साथ। कभी एक मुल्क से खबर आ रही है, कभी एक कंपनी से खबर आ रही है कि वो चाइना के साथ पार्टनरशिप खत्म कर रही है और उनके जो कंपोनेंट्स है वो लेना बंद कर रही है। कोई कंपनी जब वो बैटरीज उनसे लेना बंद कर रही है। तो ये रैपिड पेस के ऊपर हो रहा है। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि सैमसंग के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल जो है वो सैमसंग को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है इंटेलिजेंस के लिए। अब आप जरा अंदाजा करें, फॉर डेकेड्स एंड फॉर सेंचुरी असल में तो इनकी कंपनीज हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं जो आज वो चाइना पर इल्जाम लगाते हैं। खैर, तो सैमसंग जो है उसको इजराइल इस्तेमाल कर रहा है इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए इन मिडिल ईस्ट। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी ए जो है, इसके जो एम सीरीज फोन हैं जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर बेचे गए हैं, इसमें इजराइल ने इसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जो है जिसका नाम है ऐप क्लाउड वो इंस्टॉल किया हुआ है, यानी वो बिल्ट इन है। जैसे आप फोन लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो कुछ आप जाकर जब वो इंस्टॉल करते हैं अपनी मर्जी से, ये वो एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, यानी ऐप क्लाउड, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इसको आप रिमूव अगर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। तो ये यूजर्स का डाटा, उनका आईपी एड्रेस, लोकेशन इंफॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट्स और ये सारा वो हासिल कर रहा है, और इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर ये हासिल कर रहा है। और ये खबर आ रही है कि इजराइल इसको कैसे अपने इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में कैंपेन चल रही है कि भाई ये फोन जो है वो इनको छोड़ो और
इसके जरिए इजराइल क्या कर रहा है। तो इजराइल कैसे दूसरी अब देखिए सैमसंग उनकी कंपनी थोड़ी है। तो इसी तरह ये जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं या असैसिनेशंस ऑपरेशंस होते हैं, तो वो तो दूसरी कंपनीज को अलाउ कर रहे होते हैं या दूसरे नेशनल्स को अलाउ कर रहे होते हैं, लेकिन असल में इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो हैरेट्स की दो हेडलाइंस आप जरा देखिए। हैरेट्स लिख रहा है कि एंडिंग द गाजा वॉर विल नॉट हाल्ट इजराइल्स लीगल ट्रबल्स इन द हेग, यानी आलमी अदालत में इजराइल की जो लीगल ट्रबल्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो बढ़ेंगी। तो एक तो यह कि जंग बंद नहीं हुई, यानी, और दूसरा यह कि अगर जंग बंद हो भी जाती है तो भी ये लीगल ट्रबल्स एक तलवार की तरह हैं जो लटक रही हैं और वो मजीद बढ़ेंगी। और दूसरी हेडलाइन आप देखिए कि कैसे इजरायली फौजी जो है वो मजीद पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस है उसका शिकार हो रहे हैं और इसके नंबर जब बढ़ते चले जा रहे हैं। सो इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री सेज इट्स जस्ट एंजाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस है उसके अंदर मजीद डायग्नोसिस हो रही हैं और ज़हनी तौर पर वो स्टेबल नहीं है। हजारों की तादाद में ये नंबर है और मजीद भी डायग्नोस होते चले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है इजराइल की वायलेशंस को। सऊदी अरेबिया कंडेम्स इजरायली वायलेशंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, और जो सेटलर वायलेंस है उसको भी कंडेम किया है। इजरायली सेटलर जब वो अल-अक्सा मॉस्क में दोबारा दाखिल हुए हैं, इसको भी कंडेम किया गया है। और आप देखिए कि गजा में टेंट्स आर फ्लडेड इन गाजा एज इजराइल कीप्स ब्लॉकिंग शेल्टर्स मटेरियल। जो शेल्टर का मटेरियल है, टेंट्स है, बाकी चीजें हैं, इजराइल उनको अंदर नहीं जाने दे रहा और वहां पर हैवी स्टॉर्म, हैवी रेन, वो इस वक्त खैमे भर चुके हैं और बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। विंटर में खैमे पानी से भरे हुए हैं और बच्चों की हालत आपके सामने है, भूख से मारे हुए, अफलास से मारे हुए, दुख और दर्द और गमों से मारे हुए, तकलीफ में, बहुत ही पेनफुल सूरत हाल। और पूरी अरब वर्ल्ड और पूरी मिडिल ईस्ट और पूरी ओआईसी वर्ल्ड कुछ भी नहीं कर सकी है फलस्तीनियों के हवाले से। एक नेतन्याहू इनसे जब संभाला नहीं गया है। सो ट्रंप ने कहा है कि वो कंसीडर कर रहा है F-35 फाइटर जेट्स डील विद सऊदीज, यानी पेंटागन ने इससे पहले ये रिपोर्ट जारी की थी कि पेंटागन ने क्लियर कर दिया है। दरमियान में उड़ती उड़ती खबर आई कि नहीं जी वो चाइना के हाथ भी लग सकती है ये सारा, हालांकि पेंटागन इससे पहले क्लियर कर चुका है और उन्होंने कहा कि अब ये ट्रंप के ऊपर है कि अगर ट्रंप साइन कर दें तो अब ये F-35 खुद ट्रंप कह रहे हैं कि इट्स ऑन द टेबल। तो देखना है कि अगले 48 घंटों में ये बात हमारे सामने होगी। जब इतना बड़ा दौरा हो रहा होता है तो बहुत सारी जो ग्राउंड वर्क है वो पहले हो चुका होता है, तो उसमें जाकर साइनिंग होती है और फाइनल अंडरस्टैंडिंग उसमें डिस्कस होती है। ग्राउंड वर्क पीछे जब वो हो चुका होता है तो आप देखिए कि MBS जो है वो पिछले 7-8 सालों के अंदर पहला दौरा, हालांकि इतना बड़ा एलाय है सऊदी अरेबिया अमेरिका का, लेकिन पहला दौरा जब हो रहा है 7-8 सालों के अंदर। और बाइडन दौर में तो हालात बहुत खराब हो गए थे दोनों के ताल्लुकात, और सऊदी अरेबिया जब बहुत करीब हो गया था चाइना के। तो इसी दरमियान जब वो मंडे को सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जब वो होने जा रही है और मंडे को MBS वहां पर पहुंच चुके होंगे और इधर जब वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग होने जा रही होगी और गजा के हवाले से UN सिक्योरिटी काउंसिल सेट फॉर मंडे वोट ऑन ट्रम्प्स गाजा प्लान। अब दो रेजोल्यूशंस हैं, एक रशिया की है, एक अमेरिका की है। अच्छा, अमेरिकन रेजोल्यूशन में भी पहली बार फलस्तीन रियासत शामिल की गई, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन उसमें जो बोर्ड ऑफ पीस है उस पर रशिया को इतराज है। तो अब ये कौन सी पास होगी? क्या रशिया और चाइना इसको एग्री करेंगे ट्रंप प्लान को? और साथ अमेरिका ये भी धमका रहा है कि अगर इसको पास ना हुई तो फिर बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जब वो आने वाले हैं। वैसे धमकियां क्या मैटर करती हैं, इससे पहले क्या कुछ उन्होंने नहीं किया जो आप मजीद कर लेंगे। बहरहाल अब ये मंडे का दिन जब वो बहुत क्रूशल होगा और जाहिर है कि व्हाइट हाउस पर भी ट्यूसडे को नजरें लगी होंगी और ट्यूसडे को कांग्रेस पर भी नजरें लगी होंगी, क्योंकि कांग्रेस में वोटिंग हो सकती है एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से। तो इधर सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग की है और सैंक्शंस लगाई हैं। किसके ऊपर? अंसारुल्लाह के ऊपर, यमन के ऊपर लगाई हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर एंड टू हुतीज अटैक्स, और जो सैंक्शंस हैं उनको अगले नवंबर 2026 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है और कहा कि ये सारे जब वो हमले कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं। इजराइल पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन अंसारुल्लाह पर फिर सैंक्शन जब लग गई हैं, खैर एक्सटेंड हुई हैं, तो अंसारुल्लाह अपना काम जब जारी रखेंगे। नबी बैरी जो हैं, जो स्पीकर हैं 90 से, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हिजबुल्लाह हैज द राइट टू रीबिल्ड इटसेल्फ एंड रीऑर्गेनाइज इट्स अफेयर्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो लेबनान के अंदर सूरत हाल है, जो अमेरिकन धमकियां हैं, जो इजराइल की धमकियां हैं और उनके हमले हैं, और जो रीजनल प्रेशर है, उसमें नबी बैरी की बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल हिजबुल्लाह के पास लेजिटिमेसी है, वो अपनी ताकत बढ़ाए, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, ठीक है ना, पूरी लेजिटिमेसी उनके पास है। तो इसलिए वो नबी बैरी को भी ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा क्राइसिस उस वक्त लेबनान में खड़ा है, ये लेबनान के लिए सबसे मोस्ट डेंजरस क्राइसिस है, तो इससे लेबनान किस तरह से निकलेगा। लेकिन अरब स्ट्रीट रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, तो लेबनान के जो प्रेसिडेंट है वो कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो उनके लिए, और असल अप्रोच भी यही है कि वो उस प्रेशर को रिजेक्ट करें। देखिए नबी बैरी ने भी तो इतने साल उस प्रेशर को रिजेक्ट किया है ना, तो प्रेसिडेंट को भी उस प्रेशर को रिजेक्ट करना चाहिए।
हिजबुल्ला ना डिसआर्म होगी और बल्कि लेबनान के लिए क्राइसिस और बढ़ सकता है, जैसा कि उन्होंने बढ़ाया है और इजराइल की एग्रेशन के मजीद दरवाजे खोले हैं, इस बात को कह करके नहीं हिजबुल्ला को डिसआर्म होना चाहिए। तो इधर जो है वो चाइना के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर, क्योंकि चाइना जो है, अब देखिए इजराइल की एक्टिविटीज चाइना के खिलाफ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उसका बरहरास इंपैक्ट मिडिल ईस्ट में आ रहा है। चाइना का राइज जो है वो कैसे दुनिया को बदल रहा है। तो अब जनाब अली उनके खिलाफ एक फुल स्केल वॉर छेड़ दी गई है, उनकी कंपनीज को बैन कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स खत्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए जर्मनी से क्या खबर आई है। जर्मनी बकायदा एक उसने लॉ पास किया है जिसमें गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई है कि किसी भी चाइनीज मेड टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी को किसी भी सेक्टर से जो वो आउट किया जा सकता है। एनर्जी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी चीज में भी अगर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चाइना को आउट कर दे, और वो कर भी रहे हैं। तो हवावे और 5G जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें से निकाला जा रहा है, और इसमें मोर देन फोन्स एंड टावर से बढ़कर आगे तक ये बात चली गई है। जर्मन चांसलर सेज ही विल नॉट अलाउ चाइनीज पार्ट्स इन जर्मनीज फ्यूचर 6G नेटवर्क। ठीक है ना, चाइनीज पार्ट जब हम अलाउ नहीं करेंगे, जर्मन चांसलर कह रहे हैं। एंड दिस लॉ इज पार्ट ऑफ द बिगर यूरोपीय यूनियन प्लान टू सिक्योर सप्लाई चेन्स। ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी है चाइना की कंटेनमेंट की ऑन द नेम ऑफ सप्लाई चेन और सोवरेनिटी और फलाना चाइना की कंटेनमेंट के हवाले से। और पिछले दिनों एक जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी कि अमेरिका की इस वक्त यूरोप से सबसे बड़ी डिमांड क्या है। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि यूरोप चाइना के ऊपर जंग डिक्लेयर करे। तो यही वो जंग है कंटेनमेंट की, चाइना को अपनी मार्केट से निकालने की। कंपीट नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चाइना में अपना माल बेचा है, हर जगह पर उनकी कंपनीज रही हैं। अब वो चाइना को बॉक्सिंग रिंग से ही बाहर करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। बॉक्सिंग रिंग में अब उसका सामना करने की सलाहियत नहीं है। उनकी ऑटो कंपनीज हो गई, उनकी टेक कंपनीज हो गई, सब चाइना उनको पिछाड़ चुका है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अब बॉक्सिंग रिंग में वो सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बस कहते हैं बॉक्सिंग रिंग में चाइना होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अब टेस्ला की खबर देखिए। टेस्ला ने, इलोन मस्क ने, जिसको टेस्ला को चाइना ने अलाउ किया कि टेस्ला चाइना में आए। ठीक है ना, टेस्ला को चाइना ने अलाउ किया चाइना में आने के लिए। और टेस्ला क्या कह रहा है, ऑफिशियली चाइनीज मेड जो पार्ट्स हैं उनसे कट ऑफ कर रहा है, और यूएस कार्स में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि बीजिंग की जो सप्लाई चेन है उसको कट किया जाए, और चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं मंगवाए जाएंगे बल्कि मैक्सिको से, साउथ ईस्ट एशिया से, और खुद अमेरिका के जो पार्ट्स हैं इस्तेमाल होंगे। चाइनीज मेड जो बैटरीज हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है ना, यानी ये टेस्ला है जिसको चाइना ने अलाउ किए रखा। तो ये क्या है, मतलब अब फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा कुछ नहीं, मतलब वो बैन ही कर रहे हैं। अब क्या, मतलब उनको कोई पार्ट्स नहीं खरीदेंगे, पार्टनरशिप्स नहीं होगी। ठीक है ना, तो वैसे दुनिया क्या होगी, मतलब चाइना अपना सामान ग्लोबल साउथ में बेच रहा होगा और वो अपना बनाकर उधर बेच रहे होंगे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बैटल है जो छिड़ गई है, और पूरा वेस्ट एक तरफ है, चाइना एक तरफ है। अब देखिए जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कहां पर खड़ी हुई है। एंड ऑफ द मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी, कितना बड़ा ये जुमला है, मेड इन जर्मनी। क्या क्या नहीं बना और उसकी क्वालिटी। जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टेस्टेड। अगर जर्मनी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने डिजिटल इरा को अडेप्ट नहीं किया तो फिर वो मुकम्मल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। डिक्लाइन हो चुका है लेकिन मुकम्मल डिक्लाइन। जर्मनी की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ये जर्मनी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का ये सिंबल रही है। BMW, मर्सिडीज, मतलब यू नेम इट। लेकिन अब ये डीपेस्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री में जा चुकी है। बड़े बड़े जायंट्स जैसा कि मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन, फॉर डेकेड्स इन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी उसको रिप्रेजेंट किया है। ड्यूरेबिलिटी, इंजीनियर एक्सीलेंस, यानी ये सब जो है वो टेक्नोलॉजी के शाहकार रहे हैं। ठीक है, येट दिस ट्रेडिशनल सुपीरियरिटी इज नाउ बीइंग सीरियसली शेकन। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से वो सारी जो सुपीरियरिटी है वो चैलेंज हो रही है, मुकम्मल तौर पर हिल चुकी है। और ये कॉर्नर स्टोन रहा है जर्मनी की सोशल आइडेंटिटी का, और वेलफेयर जो मॉडल है उसका ये रहा है। लेकिन जो मौजूदा क्राइसिस है कॉल्स इनटू क्वेश्चन नॉट ओनली फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो मतलब उनकी इंडस्ट्री डिक्लाइन में है क्योंकि चाइनीज जो टेक्नोलॉजिकल शाहकार है वो उन पर गालिब आ गया है। तो वो अपनी कंपनीज को टेक्नोलॉजी में कंपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में वो आगे लेकर जाएं, पैसा यूक्रेन पर और इजराइल को फंड ना करें, उधर लगाएं और टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। नहीं, वो ये नहीं कर रहे, चाइना को बैन कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें। सो इधर देखिए कि इटली के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन को फंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा क्राइसिस वहां पर पैदा हो गया है। स्टॉप आर्मिंग यूक्रेन, इटालियन कैश शुड नॉट फंड करप्शन।
अब चूंकि बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल, सिर्फ एक वजीर का $100 मिलियन का स्कैंडल आया, सिर्फ एक वजीर का, इतनी बड़ी करप्शन। और ये हमेशा जो है वो जैसे मडोरो के खिलाफ कैंपेन चल रही है, वो करप्ट है, वो डिक्टेटर है, वो फलाना है, सद्दाम हुसैन करप्ट था, फलाना था, बशार अल असद करप्ट था, डिक्टेटर था, लिबिया फलाना। तो ज़ेलेंस्की जो इलेक्शन भी टाइम गुजर गया तो एक डिक्टेटर हो गया, खुद एक बार ट्रम्प ने कह दिया कि ये डिक्टेटर है, करप्शन उसकी क्या कुछ उसने नहीं किया, ठीक है ना। खुद नेतन्याहू 30 साल से जब बैठा हुआ है वो डिक्टेटर नहीं है और जिसने जेनोसाइड भी की है। तो इटली के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि बिल्कुल फंडिंग जब नहीं होनी चाहिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा, मजीद असला देकर देख लें यूक्रेन को, दैट विल नॉट स्टॉप रशिया, जस्ट फ्यूल फर्दर करप्शन। रोम जस्ट अप्रूव 12th मिलिट्री एड पैकेज। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 12वां जो मिलिट्री पैकेज है वो यूक्रेन के लिए अप्रूव किया। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गए, वो कह रहे हैं बिल्कुल ये गलत है और कोई हासिल हसूल हमारे लिए नहीं है। तो वो अपना पैसा पिछली कई दहाइयों में इन्होंने जंगों में लगाया और अब यूक्रेन की जंग में $500 बिलियन दे चुके हैं और इसराइल को क्या कुछ इन्होंने दिया है। तो इधर लगाया, चाइना राइज कर गया, अब कह रहे नहीं जी चाइना के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, इधर तवज्जो नहीं दे रहे। बहरहाल चाइना इस सारी बैटल को देख रहा है और भरपूर अंदाज में वो इसको जीतेगा और वो पूरी तैयारी करके आया हुआ है। तो ईरान ने खबरदार किया है कि यूएस की जो डिप्लॉयमेंट है लैटिन अमेरिका में थ्रेटन्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये अनलॉफुल फोर्स एंड वायलेशन है अगेंस्ट वेनेजुएला सोवरेनिटी। और मिलिट्री ऑपरेशन जो लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, ठीक है ना। तो अगर आप एक मुल्क को नेम करें कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा मुल्कों पर बमबारी की है, तो वो वही मुल्क है जो दुनिया में अमन का प्याम्बर है, जिसके सदर जब नोबेल पीस प्राइज के भी उम्मीदवार हैं और वो कहते हैं कि नेतन्याहू इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रेट लीडर। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।